13वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सत्ता स्थिर नहीं थी, सीमाएं सुरक्षित नहीं थीं और राजाओं के सपने तलवार की धार पर टिके हुए थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी केवल एक सुल्तान नहीं था, वह एक विचार था, विस्तार का, नियंत्रण का और पूर्ण सत्ता का। उसने सत्ता पाने के लिए अपनों का खून बहाया था, इसलिए सत्ता को बचाने और बढ़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसके लिए राज्य केवल भूमि का टुकड़ा नहीं थे, वे उसकी महत्वाकांक्षा के पड़ाव थे। इन्हीं पड़ावों में एक नाम था चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ अरावली की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐसा किला था जिसे केवल पत्थरों से नहीं बल्कि राजपूत स्वाभिमान से बनाया गया था। यह मेवाड़ की राजधानी थी और यहाँ शासन करते थे राणा रतन सिंह। चित्तौड़ केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से भी एक प्रतीक था। यहाँ पराजय का अर्थ केवल हार नहीं होता था बल्कि आत्मसम्मान का अंत माना जाता था। यही कारण था कि चित्तौड़ का इतिहास केवल युद्धों की सूची नहीं बल्कि बलिदानों की कथा है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन क्रूरता और अनुशासन दोनों का मिश्रण था। उसने बाजार नियंत्रण से लेकर जासूसी तंत्र तक सब कुछ अपने हाथ में रखा। उसकी सेना विशाल थी, उसकी रणनीति कठोर थी और उसका स्वभाव निर्दयी। लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी भी थी, अहंकार। यही अहंकार उसे चित्तौड़ की ओर खींच लाया। लोककथाओं और परंपराओं के अनुसार चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। इतिहासकार इस कथा को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि चित्तौड़ पर आक्रमण के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं थे। कहानी यह बताती है कि राघव चेतन नामक एक व्यक्ति, जिसे चित्तौड़ से अपमानित होकर निकाल दिया गया था, दिल्ली पहुंचा और अलाउद्दीन के कानों में रानी पद्मिनी की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया। यह वर्णन अलाउद्दीन के मन में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि वासना और अधिकार की भावना पैदा करता है। उसने ठान लिया कि वह चित्तौड़ जाएगा, चाहे युद्ध के माध्यम से या छल के माध्यम से। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा। उसने प्रारंभ में सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना, उसने मित्रता और शांति का दिखावा किया। संदेश भिजवाया गया कि वह केवल रानी पद्मिनी को देखना चाहता है, वह भी सीधे नहीं बल्कि दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में। राजपूत मर्यादा और आतिथ्य परंपरा के अनुसार राणा रतन सिंह ने इसे स्वीकार कर लिया। दर्पण में दिखाई गई वह झलक अलाउद्दीन के लिए निर्णायक क्षण बन गई। उस क्षण के बाद उसके लिए चित्तौड़ केवल एक किला नहीं रहा बल्कि उसकी जिद बन गया। जब राणा रतन सिंह अलाउद्दीन को विदा करने के लिए उसके शिविर तक गए, तब खिलजी ने विश्वासघात किया। उसने राणा को बंदी बना लिया। यह कूटनीति नहीं बल्कि खुला धोखा था। चित्तौड़ के लिए यह आघात गहरा था। अब अलाउद्दीन ने शर्त रखी कि यदि रानी पद्मिनी को सौंप दिया जाए तो राणा को मुक्त कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव राजपूत अस्मिता के लिए अस्वीकार्य था। रानी पद्मिनी ने यहाँ वह भूमिका निभाई जिसने उन्हें केवल एक सौंदर्य प्रतीक नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस का उदाहरण बना दिया। उन्होंने एक योजना बनाई। संदेश भेजा गया कि रानी दासियों और सेविकाओं के साथ पालकियों में दिल्ली आएंगी। सैकड़ों पालकियां भेजी गईं। अलाउद्दीन को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर पालकी में एक सशस्त्र राजपूत योद्धा छिपा हुआ था। जैसे ही पालकियां दिल्ली के शिविर में पहुंची, अचानक तलवारें बाहर निकली। चारों ओर अफरातफरी मच गई। उसी समय राजपूतों ने राणा रतन सिंह को छुड़ाया और सुरक्षित चित्तौड़ ले आए। यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए केवल हार नहीं बल्कि सार्वजनिक अपमान था। अब उसके सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, पूर्ण युद्ध। इसके बाद चित्तौड़ की घेराबंदी शुरू हुई। महीनों तक किले को चारों ओर से घेर लिया गया। कोई अंदर जा नहीं सकता था, कोई बाहर आ नहीं सकता था। धीरे धीरे किले के भीतर अन्न समाप्त होने लगा, जल की कमी होने लगी। लेकिन राजपूतों का साहस कम नहीं हुआ। हर दिन किले की दीवारों से तीर चलते थे, हर रात तलवारों की चमक दिखाई देती थी। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, यह धैर्य का युद्ध था। अलाउद्दीन की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, उसके पास संसाधन थे, अनुभव था और समय था। चित्तौड़ के पास केवल सम्मान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट होने लगा कि किला अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगा। तब वह निर्णय लिया गया जो राजपूत इतिहास का सबसे पीड़ादायक और सबसे गौरवशाली निर्णय माना जाता है। जौहर का निर्णय लिया गया। यह कोई भावनात्मक आवेग नहीं था,
बल्कि उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में लिया गया अंतिम विकल्प था। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों स्त्रियां अग्निकुंड की ओर बढ़ी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मृत्यु गुलामी से बेहतर है। आग की लपटें केवल शरीरों को नहीं जला रही थीं, वे इतिहास में अमिट छाप छोड़ रही थीं। जौहर के बाद किले के द्वार खोले गए। केसरिया वस्त्र पहनकर राजपूत योद्धा अंतिम युद्ध के लिए निकले। यह युद्ध जीतने के लिए नहीं था, यह युद्ध इस बात को सिद्ध करने के लिए था कि चित्तौड़ झुका नहीं। तलवारें टूटीं, शरीर गिरे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। राणा रतन सिंह और उनके सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उसने किले का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। कागजों में यह उसकी विजय थी, लेकिन इतिहास केवल कागजों से नहीं लिखा जाता। इतिहास उन कहानियों से बनता है जो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। चित्तौड़ हार गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं हारी। अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, लेकिन उसके नाम के साथ क्रूरता और लोभ की छवि जुड़ गई। रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह और चित्तौड़ के योद्धा अमर हो गए। यह युद्ध इस बात का प्रमाण बन गया कि शक्ति से किले जीते जा सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं। आज भी जब चित्तौड़गढ़ की दीवारों पर सूरज हलता है, तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर इतिहास बोल रहे हो। वे याद दिलाते हैं कि यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह टकराव था सत्ता और स्वाभिमान के बीच। और इस टकराव में इतिहास ने स्वाभिमान को अमर कर दिया।